पिछले 3-4 महीनों से मैंने Lenovo IdeaPad Gaming 3 को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ये पिछले 3 महीने का। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। आप शुरू करते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं अलग अलग प्रोसेसर के साथ, अलग अलग ग्राफिक कार्ड के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आपको कौन सा चूज करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा क्लियर करके। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगा, इसका जो i5 12 जनरेशन का भी लेटेस्ट मॉडल आया है उसका डिजाइन भी थोड़ा इंप्रूव्ड है, तो वो काफी अच्छा रहेगा अगर आज की डेट में आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बजट फ्रेंडली रहते हुए कोई लैपटॉप खरीदना है तो ये पिछले साल वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हो जो कि Ryzen 5 वगैरह के साथ में आते हैं या फिर इंटेल के कोर i5 11th जनरेशन के साथ में आते हैं। फिलहाल पहली चीज जो मैं बात करना चाहूंगा वो है इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में मुझे Lenovo IdeaPad Gaming 3 काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें कूलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई है। नीचे की तरफ 2 फैन लगे हुए हैं और साइड में भी वेंट्स हैं, तो जो भी एयर फ्लो होता है इन सारे वेंट्स में से हो जाता है और काफ़ी अच्छे से लैपटॉप का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक और पॉइंट जो मैंने नोटिस किया पिछले 3 महीनों में, ऐसा नहीं अगर आप कोई ऑफिस वर्क वगैरह कर रहे हो ना, सिर्फ अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन कर रहे हो तो उस केस में फ़ैन नॉइज़ बिल्कुल भी साइलेंट है क्योंकि फ़ैन चलता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ, इसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। और दूसरी बात, अगर आप कोई वीडियो रेंडर कर रहे हो या फिर गेम को हाई ग्राफिक सेटिंग वगैरह पे खेल रहे हो उस केस में आपको फ़ैन यहाँ पर नॉइज़ करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है। बिल्ड क्वालिटी में ये वेट की बात करूँ तो वेट भी इसका काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इस लैपटॉप को अगर आप ऐसे कैरी वगैरह कहीं कर रहे हो ना तो काफ़ी सही है। वेट तो वैसे 2.2 kg तक है इसका, लेकिन जो डिज़ाइन मिलता है ना आपको वो काफ़ी सही है। आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट सा ही फील होगा, ये लैपटॉप बहुत ही बल्कि नहीं लगेगा अनलाइक अदर गेमिंग लैपटॉप्स। जैसे कि अगर आप बात करो कि ऐसे स्टफ वगैरह आते हैं जो 60,000 वाले बजट में, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। और इवन एसर का नाइट्रो सीरीज़ का भी लैपटॉप काफ़ी जाना माना सा है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा बल्कि सा है। इसके केस में क्या है ना कि ये थोड़ा बल्कि कम है और इसी वजह से इसको कैरी वगैरह करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी में अगर हिंज की बात करें तो हिंज के साथ मेरा एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा। एक हाथ से इसकी लिड वगैरह ओपन होती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में इसमें वॉबल इफेक्ट भी खास नहीं है, काफ़ी अच्छे से ये मैनेज कर रहा है। एक पॉइंट जो पिछले 3 महीनों में मैंने नोटिस किया, अगर लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है और आप इसे अचानक से ऐसे उठा रहे हो ना तो हिंज अपने आप थोड़ा सा बेंड हो जाती है पीछे की तरफ, तो उसको जेंटली थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड मुझे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा। बहुत ही स्मूथ सा कीबोर्ड है और बैकलिट कीबोर्ड भी है, सिर्फ वाइट लाइट के साथ में आता है, कोई भी ऐसा RGB नहीं है। आपको एसर नाइट्रो वगैरह में RGB लाइट भी देखने को मिलती है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में। तो अगर आपको ऐसे कीबोर्ड के रंग बिरंगे होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता हो तो आप एसर वाले कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक बैकलिट आपको चाहिए ना, तो कीबोर्ड इसका बहुत ही अच्छा है। मेजर एडवांटेज जो है ना कीबोर्ड का वो उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस है, वो मुझे किसी भी लैपटॉप से इसमें फार बेटर लगता है। इसकी की ट्रेवल ज़्यादा है और उसकी वजह से कीज़ में डेप्थ आती है थोड़ी सी। इसके कीबोर्ड का जो बटन है ऊपर की तरफ फ्लैट है और नीचे की तरफ कर्व्ड है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप टाइपिंग करते हो तो उंगलियां काफ़ी अच्छे से बैठती हैं और उससे टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिल जाता है। कीबोर्ड में एक और अच्छा एडवांटेज मुझे लगा कि जो एरो की है ना वो नीचे की तरफ है, उसके नीचे होने से ना मतलब गेमिंग करते वक्त काफ़ी काम में आता है। स्पेशली कार रेसिंग वगैरह में आप जानते ही होंगे कि हम इस 4 एरो की इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ऐसे गेम खेलने वगैरह के लिए भी वो कीबोर्ड काफ़ी इंप्रेसिव सा बन जाता है। और यहीं पर ट्रैकपैड की अगर बात करो आप, ट्रैकपैड भी इसका मुझे काफ़ी सही लगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहूँगा। पिछले 3 महीनों मैंने क्या नोटिस किया ना, एक्सीडेंटल टच वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इशू आता है। मतलब मुझे लगता है कि आपको एक माउस तो वैसे भी आप इस्तेमाल करोगे ही, तो ट्रैकपैड में एक जो मुझे यही प्रॉब्लम लगती है कि कभी कभी जैसे आपकी फिंगर्स अगर पास में चली गई ना तो फिर डबल क्लिक हो जाया करता है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बाकी जो टैक्टाइल फीडबैक है ना बटन्स का ट्रैकपैड के, वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टच सेंसिटिविटी यहाँ पर मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये तो आप भूल ही जाओ कि आप ट्रैकपैड को इस्तेमाल करके गेमिंग कर पाओगे या फिर वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, आपको एक माउस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी इस लैपटॉप की, पार्टिकुलरली डिज़ाइन वाइज भी, वो भी काफ़ी सही है। इसके जो बेजल्स है साइड में वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली अदर लैपटॉप्स कम हैं, तो लैपटॉप भी थोड़ा कॉम्पैक्ट सा फील दे देता है और इस वजह से मुझे ये लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा लगा पिछले 3 महीनों में। अब बात करता हूँ मैं डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है ना इस लैपटॉप में, IPS डिस्प्ले, लेकिन 220 निट्स का है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जो अभी लेटेस्ट वाला आया है ना
मतलब 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में इंटेल के, उसमें थोड़ा अच्छा डिस्प्ले है और भी ब्राइटनेस ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन जो अभी पुराने वाले लैपटॉप है उनमें 220 निट्स की ही ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस की ही अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो ऑलमोस्ट जैसे ना आप विंडो वगैरह के पास में बैठोगे ना तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ऐसे डे लाइट में आप इसे इस्तेमाल करते हो। वैसे रूम लाइट में अगर इंटरनली आप यूज़ करते हो कहीं इंडोर में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, और इसके व्यूइंग एंगल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। मोर ओवर अगर आप ऐसा वीडियो एडिटिंग वगैरह का वर्क कर रहे हो या ग्राफिक्स वर्क कर रहे हो तो उस केस में इसका डिस्प्ले काफ़ी सही रहेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग के लिए मैं नहीं कहूँगा कि दिस इज़ माइंड ब्लोइंग डिस्प्ले। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 डिस्प्ले में कैसा है, बस बहुत ही सही है। आपको कलर एक्यूरेसी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, वीडियो एडिटिंग करना इसमें बहुत ही अच्छा है, प्लस गेमिंग खेलना है तो उसके लिए आपको इसे नहीं कंसिडर करना चाहिए इन माय ओपिनियन। लेकिन ये उसकी यूज़ केस के लिए भी काफ़ी सही है क्योंकि डिज़ाइन वाइज ये ज़्यादा बेटर है। और अब बात करते हैं ना सबसे मेन की पॉइंट की, यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में देखो जैसे आप वेरी कर सकता है, कभी कभी ये लैपटॉप सेल्स वगैरह में 50,000 में भी बिकता है। जो मैंने ख़रीदा, मेरा लैपटॉप 50,000 में ही था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट बिग बिलियन डे के अराउंड जो सेल्स चल रही थी उसमें ख़रीदा था। अभी ये लैपटॉप 57,000 का मिल रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हो, अमेजन की लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इसी प्राइस रेंज में कुछ और भी लैपटॉप देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, techzonical.in। वहाँ पर मैं अलग अलग कैटेगरीज मेंटेन करके रखता हूँ, लैपटॉप, मॉनिटर, ऑडियो इक्विपमेंट्स, तो वहाँ पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जो लेटेस्ट लिस्ट मैंने है वहाँ सब कुछ अपग्रेड करके रखा हुआ है। सिर्फ अगर परफॉर्मेंस को कंसीडर करें इस वाले लैपटॉप में तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप पुराना मॉडल चूज़ कर रहे हो ना, मतलब i5 12 जनरेशन को छोड़कर कोई भी, तो आप बेटर है कि Ryzen 5 5600H वाला ही लैपटॉप खरीदना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। मुझे सरप्राइज होता है कि मेरा ये जो डेस्कटॉप है ये इससे थोड़ा पीछे ही रह जाता है। इसे जो वीडियोस रेंडर करने में 45 मिनट्स लगते हैं, मेरा Lenovo IdeaPad Gaming 3 सेम वीडियो को सिर्फ 20 मिनट्स में रेंडर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आधा समय बच जाता है टोटल वीडियो को रेंडर करने में अगर मैं Lenovo से कर रहा हूँ तो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इसमें 16 GB की रैम भी लगी हुई है, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 मेरे वाले लैपटॉप में सिर्फ 8 GB की ही रैम लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मेजर रीज़न ये है कि Ryzen 5 5600H ये प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है, तो इसलिए रैम कंजप्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सारे टास्क जल्दी से परफॉर्म हो जा रहे हैं तो रैम पे ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके ही साथ अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड का भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, इसमें भी GTX 1650 है और मेरे Lenovo में भी GTX 1650 है, सेम ग्राफिक कार्ड है दोनों में ही। तो उस केस में भी देखा जाए तो मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए ही स्पेसिफिकली लेना है या फिर इवन गेमिंग भी करनी है तो मैं कहूँगा कि Ryzen वाला ही प्रोसेसर चूज़ करो। इंटेल Core i5 11th जनरेशन को मत चूज़ करना। एक और पॉइंट मैं आपको परफॉर्मेंस में बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो ये लैपटॉप के हाइब्रिड वेरिएंट आते हैं, मतलब कि 256 GB की SSD और 1 TB की हार्ड ड्राइव। तो आप ऐसा वाला ही मॉडल खरीदना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आपको SSD का स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए जहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स सेव करोगे। आपको बेसिकली जो Adobe Premiere Pro या अगर आप DaVinci Resolve कुछ भी यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो आपका C ड्राइव पे रन होगा जो कि SSD होगी, और बाकी सारा डेटा आपका HDD में सेव रहेगा हार्ड ड्राइव में। लेकिन आप ये Lenovo का लैपटॉप या फिर कोई भी इन जनरल लैपटॉप खरीद रहे हो गेमिंग करने के लिए तो कम से कम 512 GB SSD वाला ही लेना। प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से कुछ व्यूअर्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने 256 GB वाला ही ले लिया, अभी गेम्स जो है इंस्टॉल ही नहीं हो रहे। तो आजकल जो गेम्स हैं यूजुअली 100 GB या फिर 150 GB के गेम्स चले जा रहे हैं आजकल, तो हाई एंड के ग्राफिक्स को आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आपको ऐसे टाइप के गेम खेलने हैं, वो भी एक्टिवली खेलने हैं, तो 512 GB की SSD को कंसीडर करना ज़रूर है। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शन की। पिछले 3 महीनों में एक प्रॉब्लम जो मैंने परमानेंटली नोटिस की, ऑफकोर्स वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा ना हो, लेकिन मेरे लिए हो रहा है अप्लाई, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड रीडर है जो कि थोड़ा सा चौड़ा है, वाइड है। तो उसको जब मैं लगा देता हूँ USB पोर्ट में, तो बाकी बगल वाला जो USB पोर्ट है वो बिना काम का हो जाता है, क्योंकि आप उसमें कुछ इंसर्ट ही नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है ओवर द पीरियड। अगर आपके पास कोई ऐसा SD कार्ड है ही नहीं जो इतना चौड़ा हो रहा हो, SD कार्ड रीडर बेसिकली,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई फायर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो USB पोर्ट है थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस दिया गया होता तो ज़्यादा खुशी होती मुझे, या फिर उस USB पोर्ट को लेफ्ट साइड में लगा दिया गया होता तो भी सही रहता। मतलब कि वैसे देखा जाए ना तो लेफ्ट साइड में एक टाइप सी इन्होंने दिया है, तो वो टाइप सी पोर्ट भी जो है सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए है। तो आप ऐसे टाइप सी वाली कोई SSD वगैरह लगाते हो तो वो उसमें लगा सकते हो आप। इसमें जो लैन पोर्ट है वो भी काफ़ी सही है, उसमें इंटरनेट की स्पीड बड़ी ही शानदार से मिलती है। मतलब आपका ये गीगाबिट पोर्ट है, तो मतलब अगर आप ऐसे 1 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन लेकर रखे हो तो इसमें आपको पूरी फुल स्पीड मिलेगी लैन के थ्रू। और अगर आपके पास ऐसे अच्छा सा एक राउटर है ना, मतलब डुअल बैंड वाला AX स्टैंडर्ड वाला, तो आपको बेहतरीन स्पीड मिलने वाली। मैंने एक वीडियो बनाया था मर्क्यूसिस का AX3000, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो। जब मैंने उस राउटर से इस लैपटॉप को कनेक्ट किया वाईफाई के थ्रू भी, तो बहुत ही अच्छी स्पीड आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लैपटॉप में वाईफाई 6 AX स्टैंडर्ड सपोर्टेड है, तो सारा कॉम्बिनेशन बन जाता है और आपको बेहतरीन स्पीड गीगाबिट वाली मिल जाती है। और अब एक सबसे आखिरी बात, इसकी बैटरी लाइफ, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो बैटरी लाइफ के बारे में। मैं यहाँ पर कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ 45 वाट आवर या 50 वाट आवर की बैटरी है इसमें, और दैट इज़ फाइन, उसको इग्नोर करते हैं पूरी तरह से। जो प्रैक्टिकली मिल रहा है उसकी बात करते हैं। देखो, जो प्रैक्टिकल बात है, अगर मैं इसमें एक वीडियो एडिट करने बैठ जाऊँ ना, मतलब पहली चीज़, कोई भी विंडोज़ लैपटॉप हो बिना इसके ना पावर केबल के आप उसको अच्छे से फुल परफॉर्मेंस पे यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो अंडर परफॉर्मिंग मोड में चला जाता है और फिर उसके बाद बैटरी बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाती है। यूँ समझ लो कि आपको 15 मिनट की वीडियो एडिटिंग करनी है, जिसमें बहुत सारे आप प्लट्स लगाने वाले हो, बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स एलिमेंट लगाने वाले हो, तो उस केस में ये लैपटॉप आपको ऐसे 1-2 घंटे तक पूरा वीडियो आप एडिट नहीं कर पाओगे कुल मिला के। तो ऐसा होता है। और उस केस में क्या है ना कि मतलब बैटरी पे अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप भूल ही जाओ। कोई भी लैपटॉप आप खरीद लो, गेमिंग लैपटॉप, आप उसमें ये काम नहीं कर पाओगे। सिर्फ एप्पल में कर सकते हो, आपको मैकबुक ही खरीदना पड़ेगा। फिर 60,000 में मैकबुक नहीं मिलते हैं, वैसे मैकबुक का मिनी मिलता है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब मैकबुक मिनी ऐसे बैटरी पे नहीं चलता है, फिर उसके लिए आपको UPS अलग से खरीदना पड़ेगा, मॉनिटर अलग खरीदना पड़ेगा, तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। फिलहाल अगर आप ये वीडियो एडिटिंग लैपटॉप खरीदते हो तो आपकी वीडियो एडिटिंग कम से कम शुरू हो जाएगी। उसको बाद में कहाँ लेके जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो बाद में। ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप आपको ऐसा कोई प्राइमरी प्रॉब्लम देने वाला है। और जो चार्जिंग होती है इस लैपटॉप में वो फैंटास्टिक है। अब अगर मान लो कि इस लैपटॉप को लेकर आपसे कॉलेज वगैरह जाना है, आपको कुछ सीखना है, मतलब कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने हैं, तो आपने लैपटॉप को अगर चार्ज में लगाया ना, मतलब 30 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, 80% तक की बैटरी इसमें चार्ज जाती है 30 मिनट के अंदर। और उसके ही साथ आपको अगर सिर्फ ऑफिस वर्क वगैरह करना है, नोट्स बनाने हैं या फिर कोई वीडियो वगैरह देखने हैं, उस केस में इतना ज़्यादा बैटरी कंजप्शन नहीं रहेगा। आपको आराम से 4-5 घंटे तक की बैटरी लाइफ इस पर मिल जाती है। गेम अगर आपने खेला या फिर वीडियो एडिटिंग किया तो बैटरी 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है। मैं फ्रैंकली ये बात बोल रहा हूँ। अगर एक थोड़ी छोटी मोटी फीचर्स की आप और इससे बात करो तो कि वेबकैम कैसा है, वेबकैम उतना अच्छा नहीं है। मैंने इस लैपटॉप का एक पूरा फुल कंप्लीट रिव्यू भी बना के रखा है, आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने सैम्पल भी दिखा रखा है कि वेबकैम वगैरह कैसा है। बस ठीक ठाक सा है, ऐसा बहुत ही इंप्रेसिव नहीं। किसी भी लैपटॉप में वो केस है ही है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ भी नहीं है। इनकेस अगर आपको ये डाउट हो कि इसमें रैम वगैरह अपग्रेड होती है कि नहीं, तो रैम अपग्रेड होती है अप टू 16 GB, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं अपग्रेड कर सकते हो। SSD भी आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको SSD को रिप्लेस करना होगा, एक्स्ट्रा स्लॉट वगैरह नहीं है। आई थिंक Asus टफ जो है उसमें एक SSD का भी एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस बजट रेंज में Asus पे मत ही जाना, Asus टफ में, क्योंकि वो बहुत ही हैवी है, बल्कि है थोड़ा सा, और उसका डिस्प्ले IPS नहीं है, IPS लेवल है, वो भी एक फ़र्क है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब 55 to 60,000 के बजट में Lenovo IdeaPad Gaming 3 आज की डेट में भी एक बहुत ही सही लैपटॉप है। और मेरा 3 महीने का ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू।